वर्क और एनर्जी के क्वेश्चन है ना। सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया था। तो किसी भी जगह पे टेंशन पूछा जाए आपसे, वो आप निकाल सकते हो, है ना। और उसमें एक टाइप बचता है सिर्फ अगर वो प्रोजेक्टाइल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ लास्ट में करेंगे, क्यों बीच में मन खराब करें, है ना। तो यहाँ लिख लो फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैं यहाँ कुछ चीजें लिखूंगा, आप बताना क्या होगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हमने वेलोसिटी दे दी है v। तो ये लेंथ है l। अगर सबसे पहला केस वेलोसिटी जो हम देते हैं वो लेस देन रहती है इक्वल टू √2gl, तो बताओ क्या होगा, पार्टिकल के मोशन को क्या बोला जाएगा। पेंडुलम का पैराबोलिक पाथ होता है, ऑसिलेशन। किसी एक पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। तो आपको पता है √2gl कहाँ तक जाने के लिए चाहिए थी, बी पॉइंट तक, यहां तक जाने के लिए चाहिए थी कि नहीं। तो इससे कम दोगे तो इससे नीचे तक जाएगा, तो हम कह देंगे मोशन जो होगा वो होगा ऑसिलेशन। ऑसिलेशन अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, लोएस्ट पॉइंट। सेंटर वाला पॉइंट लोएस्ट हो जाएगा ना, जितना राइट में जाएगा उसके उतना ही लेफ्ट में जाएगा, तो वो ऑसिलेशन हो गया। सेंटर वाला पॉइंट हमारा, इसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है। क्या कभी टेंशन जीरो होगा रास्ते में, किसी भी समय पे चलते चलते रुकेगा तो हम लिख सकते हैं टेंशन इज नेवर जीरो। टेंशन इज नेवर जीरो। ठीक है। केस बी की बात करें, अगर आपने जो वेलोसिटी दी है वो ज्यादा है √2gl से, पर वो कम है √5gl से। कहने दो, थोड़ा सोच समझ के बोलो। बताइए। पहली बात, √2gl से ज्यादा स्पीड है, √2gl से ज्यादा स्पीड है तो बी पॉइंट से ऊपर तो जाएगा, और √5gl से कम स्पीड है तो क्रिटिकल पॉइंट तक नहीं जा पाएगा, तो बीच में कहीं रुकेगा। बीच में कहीं रुकेगा तो फिर क्या होगा, समझ आया। तो टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो कहीं ना कहीं। तो इसमें हम क्या कह देते हैं, पार्टिकल पार्टिकल may lose its circular path and undergo projectile motion। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टेंशन किसी एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, टेंशन बिकम्स जीरो एट अ पॉइंट। यही वो केस है जिसका क्वेश्चन मैं आखिरी में कराऊंगा। अच्छा, सी, अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू √5gl दे दी जाए, क्रिटिकल तक जाके रुक जाएगा। हाँ।
और टेंशन होगा, टेंशन इज 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। समझ आया? जस्ट क्रिटिकल वेलोसिटी है तो। और अब फाइनली अगर बोला जाए d, यानी कि v इज ग्रेटर देन √5gl। पुल तो इसमें भी था, सर्कुलर मोशन और टेंशन इज नेवर 0। कोई कष्ट? ये 4 केसेस पॉसिबल हैं। ये जो केस है ये एडवांस के लिए है और हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता है। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर, ठीक है, वो आप सॉल्व करोगे तब हम डिस्कस करते ही हैं। चलो अब आगे क्या है कि वैसे तो मैं कोलिजन सेंटर ऑफ मास में पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके मॉड्यूल में पूरी एक्सरसाइज उसके ऊपर बेस दे दी गई है, तो हम यहीं पे पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है। और उसके लास्ट में हम पढ़ लेंगे पावर। तो लिख लो कोलिजन। सर बोलो भाई। इस बार के यूटी में सेंटर ऑफ मास और डब्ल्यूपी दोनों है ना? हाँ। ओके। चलो, तो कोलिजन होता क्या है? सिंपल मीनिंग तो सबको ही पता है। अगर दो ऑब्जेक्ट आती हैं या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट आती है और आपस में टकरा जाती हैं तो उसे आप कोलिजन कहते हो। अब हमारे सिलेबस के अंदर दो तरह के कोलिजन होते हैं। पहला कहलाया जाता है हेड ऑन कोलिजन और दूसरा कहा जाता है ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। इसलिए सुनना जरूरी है, बोलना नहीं, है ना, इलास्टिक के लिए। तो कौन कौन सा हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, थोड़ा मैं पहले उनके बारे में बता दूं। हेड ऑन कोलिजन नाम से आपको क्या पता लग रहा है? कह सकते हो हेड टू हेड। बेसिकली अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही लाइन पे मूव कर रही थी टकराने से पहले, सेम लाइन के ऊपर मूव कर रही थी और फिर कोलिजन होता है तो उसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। लेकिन ऑब्लिक कोलिजन का मतलब क्या हो जाता है? जो जनरली जीवन में आप देखते हो, कोई ऐसे जा रहा है और कोई साइड से आया उसको मार के चला गया, तो उसे कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। दोनों पढ़ने होते हैं। 80% क्वेश्चन हेड ऑन कोलिजन पे आते हैं, बचा हुआ जो है वो ऑब्लिक कोलिजन पे आ सकता है, ठीक है। दोनों हम देखेंगे। सबसे पहले लिख लो हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन लिख भी लो उसमें। इफ द लाइन ऑफ मोशन, if the line of motion of colliding objects is same before and after collision, it is head on collision. इनविजिबल, वो इनविजिबल थोड़ी होता है, इनविजिबल चीज पार हो जाती है क्या? तो क्या कहना चाह रहे हो मेरे? कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये तो हाँ, लाइन तो सेम रहेगी ना। लाइन लिखा है, सेम डायरेक्शन नहीं लिखा है। समझ आया? सेम लीनियर लाइन होनी चाहिए तो उसे हम हेड ऑन कोलिजन कह देते हैं। अब कोलिजन पढ़ने से पहले आपको टाइप ऑफ मटेरियल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जिंदगी में 3 तरह के मटेरियल के साथ हम डील करते हैं, है ना, हमारे सिलेबस में, ठीक है।
लिख लो टाइप ऑफ मटेरियल, जिंदगी में एक ही है दोस्त, एक ही मटेरियल है, थ्योरी में 3 है, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन सा है, आप खुद ही बता दोगे, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है जिसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। दूसरा होता है हमारा इलास्टिक मटेरियल, या इसे कह देते हैं इन इलास्टिक मटेरियल। और तीसरा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक या प्लास्टिक मटेरियल। हाँ एक ही होता है। तो जैसा कि वो कह रहा है तब से, तो सुन लेते हैं। परफेक्ट तो कुछ होता नहीं इसीलिए, तो ऑब्वियसली पहला और तीसरे के आगे परफेक्ट लिखा है तो वो एग्जिस्ट रियल लाइफ में नहीं करते, थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं। तो रियल लाइफ में हर एक मटेरियल जिससे आप मिलते हो वो क्या होता है, प्लास्टिक कह दो या इनइलास्टिक कह दो। अब इनमें डिफरेंस हमें कैसे पता लगेगा? डिफरेंस समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल समझने की कोशिश करो। अगर आपके पास कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि डिफॉर्म हो सकती है, डिफॉर्म होने का मतलब उसका फॉर्म चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, ठीक है। जब आप बाहर से फोर्स लगाते हो तो ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट की शेप को बदलने की कोशिश करता है उसे कहा जाता है डिफॉर्मेशन फोर्स। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर और उसका शेप चेंज होता है, उस फोर्स को हटाया जाए और ऑब्जेक्ट अपने शेप में 100% वापस आ जाए तो उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। जैसे हमारी लाइफ में सबसे क्लोज एग्जांपल होता है स्पंज वाला जो बॉल होता है, उसको आप दबाते हो छोड़ते हो वो सेम शेप में वापस आ जाता है, ठीक है ना। जबकि अगर बात की जाए इलास्टिक मटेरियल की, तो इलास्टिक मटेरियल को डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो अपने शेप को पूरी तरह से रिगेन नहीं कर पाता, और कुछ एक्सटेंड तक रिगेन कर सकता है, पूरी तरह से नहीं करता, पर हाँ मान लो 70% कर लिया, 80% कर लिया, ये डिपेंड करेगा मटेरियल कैसा है। तो रियल लाइफ में हर मटेरियल ऐसा ही होता है ना। कोई भी मटेरियल आप ले लो वो इसी तरह का होता है, पूरी तरह से शेप रिगेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तीसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक मटेरियल। ऐसा मटेरियल आपने उसका शेप डिफॉर्म किया और फोर्स हटाया, उसने 0% अपना शेप रिगेन किया, तो वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है, थोड़ा भी वापस नहीं आया, तो उसे हम कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल या परफेक्टली इनइलास्टिक मटेरियल। जैसे क्ले की बॉल आप ले लेते हो, अगर उसे जमीन पे मार दो उछलती नहीं ना, वापस पक जाती है, ठीक है। बचपन में आपने बॉल देखी होगी, 10 रुपए की आती थी, क्रेजी बॉल बोलते थे उसे, तो वो इलास्टिक का एग्जाम्पल है काफी अच्छा। और लेदर बॉल अगर देखिए क्रिकेट में, तो आप उसे इतनी हाइट से ड्रॉप करोगे तो सेम हाइट तक नहीं उछलती, कम उछलती है, तो वो सेकंड टाइप हो जाता है, ठीक है। और तीसरा आप कुछ भी अंडा वंडा ले लो, अंडे को फेंक दो, चिपका रह जाता है कि नहीं, कच्चा है अगर तो ये हो जाते हैं 3 टाइप ऑफ मटेरियल। लिख लो यहाँ पे लाइन, इनइलास्टिक में आएगा, ठीक है। लिख लो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक किसे कहा जाएगा, दे regain their shape completely। सेकंड में लिख सकते हो दे regain their shape to some extent। और तीसरा दे डू नॉट, क्या हो गया, तो क्या लिखूं, शेप भी वापस नहीं आता, तुम्हें शेप सेम दिखता है, हाँ नहीं बदलता, ऐसा तुम्हें लगता है ना। तो बात यह है कि जितनी बार बॉल को पटका जाता है उसका शेप हर बार बदल जाता है, पर आपकी आई के लिए वो नोटिस नहीं कर पाओगे आप। तो सेम हाइट से लेना देना नहीं होगा उस केस में, मटेरियल हम शेप से ही डिफाइन करेंगे।
वो अपने शेप को कितना रिगेन कर पाता है। क्लियर है? यहाँ लिख भी लो, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स क्या लिख लेंगे? फोर्स दैट चेंजेस शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, तो अब ऑब्वियस है कि अगर टकराने वाली ऑब्जेक्ट परफेक्टली इलास्टिक है तो उनके बीच के कोलिजन को कह दिया जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। टकराने वाली ऑब्जेक्ट अगर इलास्टिक है तो कह दिया जाता है इलास्टिक कोलिजन। टकराने वाली ऑब्जेक्ट अगर प्लास्टिक है तो कह दिया जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन या प्लास्टिक कोलिजन। तो जैसा मटेरियल वैसा कोलिजन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन की बात चल रही है, इलास्टिक कोलिजन। तो मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। बॉल से समझना सबसे ज्यादा आसान होता है ये, ए और बी। मैं मान लेता हूं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये इनिशियली मूव कर रहा है u1 से और ये मूव कर रहा है, या u2 लिख देते हैं इसे, या ua ub लिख लो, और अभी लिखना छोड़ दो, देखना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट थी जो इस तरह से मूव कर रही हैं। सबसे पहली चीज मैं अगर आपसे पूछूं कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होगी? ऑब्वियसली पीछे वाला जब तेज चलेगा तभी आगे वाले से टकरा पाएगा, कॉमन सेंस की बात है। अभी इनके साथ कुछ नहीं हो रहा, चलते जा रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब इनका कांटेक्ट स्टार्ट होगा। जैसे ही इनका कांटेक्ट स्टार्ट हुआ, अब जरा सोच के बताना, इस समय पर स्पीड सेम है यूए और यूबी। जैसे ही कांटेक्ट आया आप एक फोर्स बनाते हो, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। जब भी कांटेक्ट आता है तो नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगता है। ए बी को पुश करने की कोशिश करेगा, किस तरफ? राइट की तरफ। और बी ए को पुश करेगा सेम फोर्स से लेफ्ट की तरफ। तो ए क्या कोशिश कर रहा है कि बी की स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि इस फोर्स की वजह से, जो एन फोर्स है, उसकी वजह से बी का एक्सेलरेशन राइट में आएगा और उसकी स्पीड भी राइट में है। जबकि ए को देखें तो ए की स्पीड राइट में है और उस पर फोर्स लेफ्ट में है, तो उसकी स्पीड घटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि पीछे वाला तेज चल रहा है और आगे वाला धीमे चल रहा है, तो इसको हम सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं स्प्रिंग की एनालॉजी से। अगर हमारे पास स्प्रिंग होती, और सोच के देखो, ये पॉइंट है आपका बी और ये पॉइंट है आपका ए, ध्यान से सुनना। ये है मान लो यूए, पीछे वाला पॉइंट, और आगे वाला पॉइंट चल रहा है यूबी से, और आपको पता है कि यूए बड़ा है यूबी से। तो बताओ स्प्रिंग की जो लेंथ है वो बढ़ती या घटती? कॉमन सेंस के सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ। एक स्प्रिंग है, उसमें आगे का पॉइंट, पूरी स्प्रिंग चल रही है, आगे के पॉइंट की स्पीड यूबी है, उसके पीछे जो पॉइंट है उसकी स्पीड यूए है। यूए बड़ा है यूबी से, उनमें कंप्रेशन आता है। सेम चीज इनके साथ होती है, इससे इनके अंदर डिफॉर्मेशन शुरू होता है, इनका शेप बदलना शुरू होता है। ठीक है ना? कैसा हो जाएगा कुछ? डिफॉर्मेशन के बाद हो सकता है ए का शेप थोड़ा सा इस तरह से हो गया, बी का शेप ऐसा हो गया। समझ रहे हो? ऐसा कब तक होता रहेगा मुझे ये बताओ, समझने की कोशिश करो। शुरुआत में किसकी स्पीड ज्यादा है? ए की, और बी की स्पीड कैसी है? कम है। इस फोर्स की वजह से ए की स्पीड घटना शुरू हुई है और बी की स्पीड बढ़ना शुरू हुई है। तो एक समय आएगा जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? सेम। तो मैं ये कह सकता हूँ ये वो इंस्टेंट है जिस समय पर हम कह दें कि वी
इज इक्वल टू वी बी, और ये कुछ v हो गया, कॉमन स्पीड हो चुकी है। तो इस समय स्प्रिंग की एनालॉजी समझने की कोशिश करो। मैं स्प्रिंग इसलिए बता रहा हूँ कि इससे एनर्जी रिलेट करेंगे हम। ए और बी, इस समय ये भी v है और ये भी v है। तो इससे पहले तक क्या हो रहा था? इससे पहले तक कंप्रेशन हो रहा था। इस समय क्या हो रहा है? क्या अभी भी ए और बी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे? हाँ हाँ, नॉर्मल लगेगा ना। कांटेक्ट है कि नहीं है? कांटेक्ट बंद हो गया क्या? है कि नहीं है? तो मतलब नहीं निकला उस बात का, पर मैं बोल नहीं रहा हूँ। स्प्रिंग का नहीं, स्प्रिंग का कौन सा नॉर्मल है भाई? बॉल पे ध्यान देना है। एनालॉजी, एनालॉजी मतलब इससे रिलेट करने की कोशिश करनी, ठीक है? तो ए और बी अभी भी क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। बी पे फोर्स कहाँ लग रहा है? आगे। ए पे फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे। ए ज्यादा था, बी कम था। अभी दोनों बराबर हो गए, लेकिन अभी फोर्स लगना बंद नहीं हुआ, तो ए का और कम होगा, बी का और बढ़ेगा। समझ आया? यानी अब आप सोच के देखो कि स्प्रिंग में अगर आगे वाला पॉइंट की स्पीड अब बढ़ना शुरू हो और पीछे वाले पॉइंट की स्पीड घटना शुरू हो, तो क्या होगा? एक्सटेंशन नहीं होगा। अभी भी कंप्रेशन है, पर कंप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। इससे पहले तक क्या हो रहा था भाई? पहले स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, फिर उसका कंप्रेशन शुरू हुआ, फिर दोनों की स्पीड इक्वल हो गई। अब क्या शुरू होगा? कंप्रेशन कम होना शुरू होगा, नेचुरल लेंथ अभी आई नहीं है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पता चलता है वो ये चलता है कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम। बात समझ आई? तो इसे कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन स्पीड ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इज सेम। और स्पीड नहीं, वेलोसिटी लिखना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है? वेलोसिटी प्लीज लिखना मत, ध्यान देना। वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स इज सेम। बात समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से काफी ज्यादा सवाल सॉल्व होंगे। अब आपको समझ आया कि आगे वाला तेज चल रहा है, पीछे वाला धीमे चल रहा है, ठीक है? धीरे धीरे स्पीड घट रही है। तो अब इनका वापस से शेप रीगेन करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और जब ये वापस से कांटेक्ट छोड़ चुके होंगे, जस्ट छोड़ने वाले हैं कांटेक्ट, अपना शेप पूरी तरह से रीगेन कर चुके हैं, और नॉर्मल जस्ट क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। तब मान लेते हैं इसकी स्पीड कुछ हो जाती है वी ए, और इसकी स्पीड हो जाती है कुछ वी बी। और अब आप क्लियरली कह सकते हो वी बी जो है वो बड़ा हो चुका होगा वी ए से, और अब इनके बीच का कांटेक्ट क्या होगा? छूट जाएगा। तो अब जीवन भर ए और बी, ये वी बी से चलता रहेगा और ये वी ए से चलता रहेगा, और कोलिजन दोबारा कभी भी नहीं होगा। बात समझ आई? यहाँ समझना एनर्जी के लिए क्या जरूरी है। शुरुआत में अगर मैं बोलूं तो सारी एनर्जी किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। जैसे ही आपस में टकराते हैं तो इनका डिफॉर्मेशन शुरू होता है। डिफॉर्मेशन को आप ऐसा समझो कि जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग अगर पिचकती है तो उसमें क्या स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। सेम चीज ऑब्जेक्ट के साथ होती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हो तो उसके अंदर एनर्जी भर जाती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन एनर्जी। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, फाइंड द डिफॉर्मेशन एनर्जी। तो डिफॉर्मेशन एनर्जी क्या बताता है आपको? वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भर गई है, और उसके लिए हम उसे स्प्रिंग की तरह समझते हैं। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी कब होती है? जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है? सेम। बात समझ आई? अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट अपना शेप पूरी तरह से रिगेन कर लेंगे। तो फाइनली जब ये सेपरेट हो गए तो इनका शेप पूरी तरह से रिगेन्ड है। तो क्या इनके अंदर कोई डिफॉर्मेशन है? तो इनके अंदर क्या कोई डिफॉर्मेशन एनर्जी है? तो सारी एनर्जी किस फॉर्म में है? इनिशियली भी सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, फाइनली भी। अब यही सोच के देखो, मान लो ये पूरी तरह से अपना शेप रीगेन नहीं करते। अगर ये पूरी तरह से अपना शेप रीगेन नहीं करते तो क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की इक्वल हो पाती? थोड़ा सा किस फॉर्म में होता? डिफॉर्मेशन एनर्जी के फॉर्म में। ये पूरी कोलिजन की थ्योरी है। समझ आ रहा है? लिख लो इसे, ये डायग्राम बना लो, फिर मैं एक एक पे स्टेज पे पॉइंट लिखा देता हूँ।
में ये नेसेसरी है कि बी ए जो है इसी डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट में नहीं जा सकती। फिर से बोलो बेटा। सर जो कोलिजन में ये जो कोलिजन है परफेक्ट स्प्रिंग इलास्टिक कोलिजन, इसके अंदर जो बी ए है लास्ट वाली स्प्रिंग बॉल की, वो इसी डायरेक्शन में होगी। नहीं, कोई जरूरी नहीं, उल्टी भी हो सकती है। सर दोबारा कोलिशन क्यों नहीं होगा? बेटा ये धीमा हो गया ना, अब कैसे होगा? ओके, समझ आया? हाँ सर आ गया। बिल्कुल है, अभी देखेंगे वो सब हम। नहीं नहीं, वो तो बदलता रहेगा, वो हम कैलकुलेट नहीं करते। क्या होगा भाई? कब होगा? थोड़े समय के बाद। नेचुरल लेंथ में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। कुछ लॉजिक नहीं बना है। एक काम करो, अपने दोनों हाथ ऐसे रखो। मान लो तुम्हारी ये स्प्रिंग है इसके बीच में, और ये नेचुरल लेंथ है अभी। अब तुम्हारा उधर वाला हाथ इधर वाले हाथ से तेज चलना चाहिए, और आप दोनों हाथों को राइट में लेके जाओ। तेज चलना चाहिए। चलो, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? कम होती जाएगी ना। तो कंप्रेशन शुरू हो गया है कि एक्सटेंड? अब धीरे 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 आगे की स्पीड बढ़ रही है, पीछे की घट रही है, एक समय पे जाके दोनों की बराबर होगी। तो तब तक क्या हो रहा था? वापस से नेचुरल लेंथ आ गई। ये ऐसे था, ये कम होता गया होता गया होता गया, फिर नेचुरल लेंथ आ गई। यहाँ भी नेचुरल लेंथ, यहाँ भी नेचुरल लेंथ, ऐसे थोड़ी होगी। समझने की कोशिश करो फिर से। इसकी स्पीड बढ़ना शुरू होगी, इसकी स्पीड घटना शुरू होगी, बीच में कहीं जाके दोनों सेम हो जाएंगे। समझ आ रहा है? ये इधर चल रहा है, घटता गया, एक समय पे दोनों की सेम हो गई। तो जब दोनों की सेम हुई उस समय कंप्रेशन मैक्सिमम है कि नेचुरल लेंथ है। अब क्या होगा? जैसे ये अब और तेज चलेगा, ये इससे धीमा चलेगा तो खुलना शुरू होगा, फिर कहीं जाके नेचुरल लेंथ आएगी, फिर एक्सटेंशन शुरू होगा। हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है। समझ लो। कंपनी कितना दिमाग
मेरे को ऐसा लगता नहीं है ये सब कहानी वानी है यार। इतना विद्वान आदमी, पहली बात तो उनको पता चला केपलर के लॉ से पढ़ेंगे हमने ग्रेविटेशन। सब बच्चों को सेब की पेड़ के नीचे क्यों बैठे थे भाई? ऐसे कोई सड़क छाप आदमी थोड़ी थे वो, पढ़ रहे थे ना अच्छा खासा, किसी की थ्योरी पढ़ी और तब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। ऐसे थोड़ी बैठे बैठे सेब गिर गया। अरे उसका केपलर का लॉ भी तो दिमाग में होना चाहिए था ना। चलो, इसमें मैं जो सवाल पूछ रहा था, ऑनलाइन आवाज आ रही है भाई? हेलो? हाँ यस सर, आ सर, रही है। यस बीच में चली गई थी। सुनो मेरी बात भाई, अगर मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँ कि अगर मैं ए और बी को सिस्टम मानता हूँ तो किस किस स्टेज के बीच में मैं मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूँ? ये एक इनिशियल स्टेज है, ये एक फाइनल स्टेज है, और बीच में कई सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस आए होंगे, जब थोड़ा डिफॉर्मेशन, फिर और डिफॉर्मेशन, फिर और डिफॉर्मेशन, फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, फिर डिफॉर्मेशन कम हुआ होगा, फिर कम हुआ होगा, फिर जीरो हो गया होगा। ये समझ आ रहा है आपको? बीच में कई सारे स्टेज होंगे। मैंने फोकस किस किस पे किया है? एक मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला स्टेज, एक इनिशियल और एक फाइनल। 90% क्वेश्चन में भी इधर ध्यान दो प्लीज, इन्हीं पे ध्यान देना होता है, ठीक है? अगर ए और बी सिस्टम है तो अब बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन किस किस स्टेज के बीच में लगाया जा सकता है? तो जब भी कोई सवाल पूछा जाए तो पहले सोचो, मैंने क्या पूछा आपसे, कब कब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन क्या है? ये सवाल का जवाब देने के लिए ये पता होना जरूरी है। अब आपको याद नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। पार्टिकल मस्ट बी लीनियर। बिल्कुल सही है। मोमेंटम कंजर्वेशन करने के लिए उस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर ए और बी सिस्टम है और ये बीच में टकराते हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं तो फिर तो नॉर्मल लगा रहे हैं, और ग्रेविटी वगैरह जो होगा वो वाई में होगा, एक्स में तो है नहीं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन आप किसी भी स्टेज में लगा सकते हो, इनिशियल का फाइनल से, इनिशियल का मैक्सिमम से, इनिशियल का किसी भी स्टेज से। और ये सिर्फ इस कोलिजन नहीं, ये हर कोलिजन में वैलिड होगा। जो तीनों टाइप के कोलिजन हम पढ़ेंगे, हर कोलिजन में वैलिड है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन किन्हीं भी दो स्टेजेस के बीच में लगा सकते हो। पहला पॉइंट यही है, लिख लो। तो इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन, यहां भी मैं लिखाई देता हूं, इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन, प्लीज ध्यान दे लो ये भाई यहाँ पे, इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन can be applied between any two stages of collision। चलिए अगला सवाल है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इस कोलिजन के लिए मैं किन्हीं भी दो स्टेजेस के बीच में लगा सकता हूं या पर्टिकुलर कोई दो केस? कोई भी दोस्त मतलब इसमें लगा सकते हैं। समझ नहीं पा रहे फिर तो, फ्रिक्शन तो नहीं है। Before and after। हाँ सर, फ्रिक्शन क्यों नहीं लगेगा? बेटा फ्रिक्शन नहीं है टेबल पे, स्मूथ टेबल है। ओके। फ्रिक्शन लग गया तो हो जाएगा सॉल्व। तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा, तो क्या करोगे फिर? देखते रहोगे बस सवाल को, क्या हो गया? चलो, तो हमेशा स्मूथ ही रहेगा, 100% गारंटी, ठीक है। चलो अब मेरा सवाल सुनो फिर से। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन किन्हीं भी दो स्टेजेस के बीच में लगाया जा सकता है, जैसे मोमेंटम या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेजेस। हाँ सर। तो लॉजिकली सोचो, टोटल एनर्जी वेस्ट होगी क्या? टोटल एनर्जी वेस्ट हो रही है, फ्रिक्शन नहीं है, तो टोटल एनर्जी तो फिक्स है।
काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पर बीच में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफॉर्मेशन एनर्जी में गई है। तो क्या किसी भी स्टेज पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की इक्वल होगी? लेकिन फाइनली डिफॉर्मेशन क्या है? फाइनल डिफॉर्मेशन 0 है, तो सारा फिर से क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता तो क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की इक्वल हो पाती? तो ये पॉइंट लिख लो यहाँ पे। अगला पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन can only be applied for stages, हाँ बोलो, before and after collision। जस्ट मतलब जस्ट कोलाइड, हाँ तब तक कर सकते हो, तब तक कर सकते हो। इसमें लिख लेना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिखा है मैंने स्टेटमेंट? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। समझ आया? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए लिखा गया है ये। अच्छा, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन किन्हीं भी दो स्टेजेस के बीच में, तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी अप्लाइड between any two stages, कोलिजन की प्रॉब्लम के लिए टोटल एनर्जी को लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी प्लस डिफॉर्मेशन एनर्जी। टोटल एनर्जी जो हो सकती है वो इन्हीं दो फॉर्म में हो सकती है। क्या लिख लो? टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन एनर्जी। समझ आया? तो क्या आपको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन समझ आया? उसमें क्या होता है? शुरुआत में पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है, जो बीच में कहीं कहीं डिफॉर्मेशन एनर्जी में जाती है। बीच में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी भी आती है। कब आती है? जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो? सेम हो। उस समय सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? मिनिमम, क्योंकि डिफॉर्मेशन एनर्जी है मैक्सिमम, क्योंकि दोनों का सम फिक्स है टोटल एनर्जी। समझ आ रही बात? ये पॉइंट भी लिख लो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम is minimum when deformation energy is maximum यहाँ लिख लेना when both move with same velocity, when both colliding objects move with same velocity। जितने भी क्वेश्चन कोलिजन पे बनते हैं, इन चार स्टेटमेंट के अलावा इनसे बात कुछ नहीं पूछा जाता, पर फिर भी बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाते, पता नहीं। ठीक है ना? तो अगर एक ऑब्जेक्ट बी वाले रेस्ट पर है तो उनके पहले कुछ किया था कि वो हमेशा कंटीन्यूअसली साथ में रहते, तो वो इलास्टिक कोलिजन के रहते हैं, चिपक जाते एक क्वेश्चन में जो दिया। हाँ, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन था। इसमें चिपकते थोड़ी हैं, इसमें तो हमेशा अलग अलग हो ही जाएंगे ना, तभी तो शेप रिगेन कर पाएंगे। चलो, तो इक्वेशंस अगर लिखना चाहो आप तो क्या लिखोगे? फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इनिशियल स्टेज बना लेता हूं मैं और फाइनल स्टेज बना लेता हूं। ए है, बी है, यू बी, यू ए,
ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज बना लेता हूं मैं, ए है, बी है, बी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी कॉमन लिख देते हैं यहाँ, और फाइनल स्टेज बना लेते हैं ए बी वी ए और वी बी। क्या लिखोगे इसके लिए? सबसे पहले मोमेंटम की इक्वेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे? पी इनिशियल, इसका मास एम ए मान लो, इसका मास एम बी मान लो, तो आप लिख सकते हो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। इस केस में इंटरमीडिएट स्टेज के लिए क्या लिख दूंगा? एम ए प्लस एम बी इंटू वी कॉमन, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, ये याद रखना, मैक्स डिफॉर्मेशन। और पी फाइनल एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ठीक है ना? यहां लिख लो इज इक्वल, मोमेंटम हर जगह पे सेम होगा, कोई भी स्टेज उठा लिया जाए। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम ए यू ए स्क्वायर प्लस हाफ एम बी यू बी स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए क्या? हाफ एम ए बी ए स्क्वायर प्लस हाफ एम बी 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 स्क्वायर। इनिशियल और फाइनल में ही सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन किया जा सकता है, टोटल एनर्जी कभी भी कर सकते हो, निकाल सकते हो, वो देखेंगे क्वेश्चन में। हाँ, समझ आया? तो अब जनरली क्या होगा, आपको इनिशियल स्पीड दी रहेंगी और आपसे फाइनल स्पीड पूछी जाएगी, तो क्या आप निकाल सकते हो? दो अननोन रहेंगे वी ए और वी बी, तो कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? तो एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। समझ आया कि नहीं? दो इक्वेशन, दो अननोन। पर हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक दिख रही है कि नहीं दिख रही? पी ए स्क्वायर, तो उसके लिए थोड़े से टॉपिक और पढ़ लेते हैं जिससे जनरल कोलिजन खत्म हो जाएगा हमारा, थ्योरी मतलब। तो उसे कहते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। पहली चीज, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, LOI, नाम से क्या पता लग रहा है? वो लाइन जिसके अलोंग इम्पैक्ट हो रहा हो, ठीक है? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट बेसिकली वो लाइन होती है जिस लाइन के अलोंग मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। यहाँ हमें समझ आ रहा था, पीछे वाली बॉल तेज चल रही थी, आगे वाली बॉल धीमे चल रही थी, और बाद में आगे वाली बॉल तेज चलती है, पीछे वाली धीमे चलती है। तो हुआ क्या है? मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ है फोर्स की वजह से। तो ये याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस लाइन के अलोंग हो सकता है? लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग। लाइन ऑफ कोलिजन क्या होती है? तो दो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बात समझ आई? लिख लो, द डायरेक्शन perpendicular to the contact surface of colliding objects is line of impact। और जरूरी चीज इसमें यह है कि मोमेंटम is transferred only along line of impact। समझ आया? तो ये अगर दो टकराने वाली ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सी होगी? जिसके अलोंग ये मूव कर रहे हैं।
जिस लाइन के अलोंग ये मूव कर रहे हैं वही तो है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। बोलो भाई। अभी जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है दूसरे का सेंटर ही ना हो सकता है दूसरी दीवार हो, दूसरी ऑब्जेक्ट जो टकरा रही है, तो सिर्फ कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ आया? तो इसी के अलावा क्या हो सकता है, मोमेंटम ट्रांसफर हो सकता है। तो इससे कुछ फायदा हुआ इक्वेशन सॉल्व करने में। तो इसीलिए अगला टॉपिक जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसे स्मॉल ई कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पे। टाइप ऑफ मटेरियल यानी कि इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ रहे हो? ई। तो किसी भी कोलिजन के लिए, फॉर एनी कोलिजन ई को डिफाइन किया जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको कहते वेलोसिटी है पर होती है स्पीड है। सेपरेशन का मतलब समझते हो, दूरी बढ़ना। तो ये कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी है, कोलिजन के बाद वाली या पहले वाली? और अप्रोच टकराने से पहले अप्रोच होती है। समझ आ रहा है? इनके रेशियो को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो अगर यही प्रॉब्लम मैंने ले रखी है, सोच के बताना, ये ए है और ये बी है, ए है और ये बी है। इनिशियली ये चल रहा था यूए से, ये चल रहा था यूबी से, फाइनली ये चलता है वीए से और ये चलता है वीबी से। तो क्या आप ई की वैल्यू बता सकते हो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? क्या वीबी माइनस वीए ही होगी हमेशा? ऑब्वियसली। ए और बी में से तेज कौन चलेगा बाद में? तो बड़े में से छोटा माइनस वीबी माइनस वी। और इनिशियली तेज कौन चल रहा था? यूए माइनस यू। समझ आया? तो ये फॉर एनी कोलिजन आप यूज कर सकते हो, पर इसकी एक खास बात है। इसकी एक खास बात है, दिस इक्वेशन, दिस मतलब समझ रहे हो, दिस इक्वेशन कैन ओनली बी अप्लाइड along line of impact, along line of impact, line of impact के along velocity of separation और velocity of approach का रेशियो जो होता है वो E होता है। आगे चल के ऑब्लिक कोलिजन भी आएगा, तो जरूरी नहीं है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही चल रही हो चीज। तो आपको सिर्फ कौन सा कंसीडर करना है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अरे समझ आया? तो अगर E की वैल्यू ये आती है 0, तो इसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मुझे बताओ कि अगर E की वैल्यू 0 है, इससे आप क्या समझते हो? क्या समझते हो यहां से? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये 0 है, यानी क्या वो सेपरेट होते हैं? आपस में मत पढ़ाओ एक दूसरे को, इतने होशियार हो यहाँ क्यों आए हो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या आ जाएगी? 0। तो क्या वो सेपरेट होंगे? तो क्या रह जाएंगे? चिपके। तो क्या डिफॉर्मेशन एनर्जी आएगी? बस। और कितनी आएगी? मैक्सिमम। डिफॉर्मेशन कहां तक होता है? जब तक मैक्सिमम नहीं हो जाता फिर सेपरेट होना शुरू होते हैं। ये सेपरेट होते ही नहीं है, तो इनमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी आती है। तो यहां लिखते हैं, क्या हो बेटा? नहीं बेटा, तो लड्डू देखे तुमने? आपस में ऐसे कर दो, चिपक गए। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी आती है।
डिफॉर्मेशन एनर्जी आती है। समझ आया? और वो कभी वापस भी नहीं मिलती। तो काइनेटिक एनर्जी को इतना लॉस होता ही होता है। तो पूछा जाए किस कोलिजन में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ आया? और बोला जाता है कि अगर E की वैल्यू है 1, अर्थात वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये इक्वल है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के, तो इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या कोई डिफॉर्मेशन एनर्जी आती है? फाइनली की बात होती है, तो नो डिफॉर्मेशन एनर्जी। नो डिफॉर्मेशन एनर्जी फाइनली। तो कोई पूछे कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस किस कोलिजन में होता है इसमें, और कितना? 0। ठीक है। हाँ, हाँ आगे आएगा वो, चिंता मत करो, स्कूल में बताएगा। आएगा। E हो 0 से 1 के बीच में तो उसे कह देते हैं इलास्टिक, या इच्छा हो तो कह दो इन इलास्टिक। परफेक्ट मत लगाओ बस। समझ आया? तो इसमें डिफॉर्मेशन एनर्जी, सम डिफॉर्मेशन एनर्जी, सम डिफॉर्मेशन एनर्जी। समझ आया? ये है हमारी थ्योरी हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, एक लेक्चर और जाएगा इसी में, पर थ्योरी सिर्फ इतनी सी। कोई डाउट किसी को? तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखते हैं, एक लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करते हो ना आप, वो सिर्फ एक ही केस में वैलिड है, परफेक्टली इलास्टिक में। बाकी सब में तो आपको यही करना पड़ेगा, तो क्यों ना सब में यही कर लो, उसको याद रख के भी क्या फायदा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसा? तो एकदम सिंपल। पहला क्वेश्चन, ए बी 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, m 4m, फाइंड फाइनल speed of A and B. Find maximum deformation energy during collision. E आपको दे दिया गया है 1, यानी कोलिजन कर लो, कर दिया। तो हमेशा आपको एक फाइनल केस अज्यूम करना पड़ता है कि क्या हो रहा होगा फाइनली। तो हमेशा जो मैंने डायग्राम में बनाया वही मान लिया करो। VA और VB सेम डायरेक्शन में चलता हुआ मान लो, अगर कोई उल्टा हुआ होगा तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी। समझ आ रहा है? फाइनल केस ही तो मानना है ना सिर्फ। हाँ भाई, मन में कर रहे हो, करो ना फटाफट। पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
क्या आया? 30/3 13 30/3 10 हो गया ना, तो 10/3 10 ही हो गया। एक ही क्या ही कोलिजन हुआ है भाई, पहले भी 10 से चल रहा था। हो सकता है बी की कुछ और आई होगी। बी की क्या आई है? बी की 5 आ जाए तो गलत है, 5 ही आएगी। क्यों? हो सकता है कुछ और आ रही हो। हाँ भाई, लेकिन अगर ए की 10 आ रही तो बी की 5 ही आएगी ना, दो। रेस्टिट्यूशन ए 1 क्या है हो तो। गया? नैनिश जी का यहाँ सभी लोग सुनिए वर्णन। सही है सर, माइक फुल है। हाँ बोलो। सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, रेस्टिट्यूशन 1 है तो फिर अगर ए की 10 है तो बी की 5 ही होगी ना। अच्छा, रेस्टिट्यूशन है इसलिए ऐसा है। वो भी गलत कह रहे हैं आप। 15 होगी फिर अगर होनी है तो। बोलो। सर हाँ बोलो क्रिश। बी की 10 और ए की 5। ए की 5 और बी की 10। हाँ शायद। आपकी असफलताएं हाथ लग चुकी हैं। कोई बात। सर 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मैं मान लूंगा कि फाइनली इसकी हो जाती है वीए और इसकी हो जाती है वीबी। सबसे पहली इक्वेशन, पी इनिशियल इज पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम भाई 10m प्लस, सेम डायरेक्शन में है ना, 5 4 20m इज इक्वल टू MVA प्लस 4MVB। अरे देख लो भाई, एक क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, दोबारा नहीं आएगा। कट गया, क्या आया हमारे पास? 30 इज इक्वल टू VA प्लस 4VB। ये है इक्वेशन नंबर 1। E कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन अप्रोच कितने से हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो दूसरी इक्वेशन है VB माइनस VA इज इक्वल टू 5। दोनों को जोड़ दिया तो VB मुझे बताया जा रहा है 7 और VA बताया जा रहा है 2। ये आंसर है भाई। कोई कष्ट? चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे में आपको बताना है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी। तो लोग इसे कंफ्यूज कर जाएंगे कि वो पूछ रहे हैं डिफॉर्मेशन एनर्जी क्या होगी कोलिजन के बाद। नहीं, उन्होंने पूछा पूरे कोलिजन के दौरान जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी आई होगी वो कितनी आई होगी। तो वो कब आई होगी? जब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। तो एक m है, एक 4m है। नहीं कर देंगे। 10 मीटर पर सेकेंड से पहले मोमेंटम, बिल्कुल 5 मीटर पर सेकेंड। और उस स्टेज पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी ये मिलके चल रहा होगा v से, पास हो गया होगा 5m। तो मोमेंटम कंजर्व करो अगर p इनिशियल इज p फाइनल, तो आपको मिलेगा 10m प्लस 20m इज इक्वल टू 5mv। तो v हमारे पास कितना आ गया? 6। यानी a और b 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं जिस समय पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है। अब हम क्या कर सकते हैं? टोटल एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल। हाफ हाफ नहीं कटता। तुम लोग बोलते इतना और उतनी देर लिख लिया करो ना, आंसर आ जाएगा। कैसे कट जाएगा? डिफॉर्मेशन एनर्जी में हाफ है, हाफ हाफ कट गया। हाँ, बोलते रहना है बस। इनिशियली क्या हो जाएगा? हाफ m, इनिशियल स्पीड कितनी थी? 10 प्लस हाफ 4m v स्क्वायर इज इक्वल टू उस समय पर हाफ 5m इंटू 6 का स्क्वायर प्लस डिफॉर्मेशन एनर्जी। तो इसमें हाफ नहीं है ना, तो कहाँ कटेगा? क्या आ गया हमारे पास डिफॉर्मेशन एनर्जी? ये आ गया 50m 100m 100m अपॉन ये 200 40m बाय 36।
10 कैसे आ रहा है? ये 90 हो रहा है। 10 ठीक है, कितना आ रहा है? तो भी आ रहा है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, माइनस तो कर सकते हो। एम मैंने दिया नहीं था तो एम के टर्म्स में आ गया, एम दिया होता तो एम की वैल्यू पुट कर देते, आ जाता। मेथड समझ आ रहा है करने का? एक सवाल और कर पाओगे? पहले बताओ किस किस का सही होगा। नहीं, अगले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन दूंगा, मैं सिर्फ डायग्राम बदलूंगा। पूछूंगा मैं फाइनल स्पीड और डिफॉर्मेशन एनर्जी, किस किस का सही होगा। कोई कॉन्फिडेंट है इतना? ओम जी कॉन्फिडेंट है सबसे पहली बात तो, और चीटिंग नहीं करनी है। और कोई? डायग्राम चेंज होगा मतलब कुछ ना कुछ बढ़िया गड़बड़ बात, कॉन्फिडेंट तो रहो यार, वरना फिर नहीं। सर कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, क्रिश भी कॉन्फिडेंट है एकदम। चलो, एक ए और एक बी, ये चला भाई 10 मीटर पर सेकंड से, ये चल गया भाई 20 मीटर पर सेकंड से। इसका मास ले लेते हैं m, इसका भी ले लेते हैं m, e को ले लेते हैं 1। तो पहला पार्ट है आपका फाइनल स्पीड ऑफ ए एंड बी, दूसरा मैक्स डिफॉर्मेशन एनर्जी, ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, m की वैल्यू भी दे देता हूं मैं, 2 किलो। अरे बात नहीं करनी, अपने आप करो। अब बाकी क्वेश्चन में क्या बदलेगा समझ आ रहा है? P1 की जगह कुछ और हो जाएगा, 1/2, 3/4, जो कल ये तो आ उनमें ये चेंजेस आएंगे बस। क्या नैनेज आंसर आ गया? हाँ सर, क्या आया? ए का आ गया, बी का बाकी है। ए का आ गया, ए का कितना आया? सर ए का 20 और बी का 10। बढ़िया। और क्या आया ए का? सोच समझ के थोड़ा। ओम जी, क्या क्या आया पहले का? बी और सर ए का पॉजिटिव है, -20 और बी का +10। कौन सा नेगेटिव आया? बी नेगेटिव आया है। आंसर लिखा होगा ना इसे सॉल्व करके, इज इक्वल टू बी नेगेटिव आया। हाँ, 40 और -10, बी नेगेटिव, यानी कि बी किधर जाएगा? लेफ्ट में। चीरता हुआ ए को लेफ्ट में चला जाएगा, या दोनों लेफ्ट में जा रहे होंगे? सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ए राइट में चला जाए बी लेफ्ट में चला जाए। इधर पॉजिटिव माना, दोनों नेगेटिव आए, दोनों उधर चले गए होंगे। दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। अरे मालिक, हिंदी सुनो। आपके फाइनली दोनों ए और बी राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, या अलग अलग जा रहे हैं? किधर? पक्का? तो आपने गलत करा है। सर बी जा रहा है ए लेफ्ट -20 में। और बी 10, मतलब आप कहना चाह रहे हो बी राइट में जा रहे हैं 10 से, ए लेफ्ट में जा रहे हैं 20 से। हाँ सही है बिल्कुल। और बोलो। सर सही है बिल्कुल। मेरा बी लेफ्ट में जा रहा है
20 और -10 किसका 20? VA का 20 और VB का -10 ए लेफ्ट में 20, सर बी का -10 और ए का 20। देखो गोली देने की कोशिश मत किया करो, ये इतने बड़े लोग, हम इतने बड़े हो गए सर। तो आप गोली देने की कोशिश करते हो तो समझ आ जाता है यार कि कौन आंसर, गोली देना मतलब समझते हो, छोटे बच्चे गोली दे देते हैं ना, कोई रो रहा है कहीं भी ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने, ये लो बेटा गोली कर ले, चुप हो जाता है, तो उस तरह का होता है। कई बार आप आंसर बोल रहे होते हैं, मुझे समझ आ रहा है कि इनका नहीं है, वहां नहीं है, पर हाँ बोल दिया, हाँ यही आ रहा है, गोली देना होता है। B20 और VA -10 BA -10 और VB बिल्कुल गलत है दोस्त। सर सर हेलो। ये 10, चलो हाँ क्रिश कुछ कह रहे हो? हाँ, VB का 10, VA का -20 और डिफॉर्मेशन एनर्जी 225 M। डिफॉर्मेशन एनर्जी क्या आई? डिफॉर्मेशन आई बाकी लोगों का 450 तुम्हारा तो सुन लिया मैंने। 450 यहाँ 450 50 जूल्स। आ रही है, आपकी 450 आ रही है। ओके, इसकी 450 आई है ना? हाँ सर 450 ठीक जूल। है, यहाँ पे 50 आई है, तो देखो इसीलिए ध्यान से करो, ये क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, अगर एग्जाम में आया तो खुश हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया है। सबसे पहले क्या करो, डायरेक्शन पॉजिटिव डिसाइड कर लो, हर सवाल में वही करना चाहिए। अब बाकी चीजों को समझना पड़ेगा, रट के काम नहीं होगा। फॉर्मूला रटा होगा कुछ लोगों ने ई का, उनका गलत आंसर आएगा। देखो सबसे पहले तो आप मोमेंटम कंजर्व करोगे, आप लिखोगे पी इनिशियल, ये होना चाहिए पी फाइनल। क्या लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम? सीधे लिख देते हैं ना, मास 2 तो पता ही है, तो 20 माइनस होगा कि नहीं। फाइनल में हमेशा यही अज्यूम करता हूँ मैं, तो खास करके यही अज्यूम करता हूँ VB और ये राइट में VA, हमेशा मैं तो मान लेता हूँ सब राइट में ही जा रहे हैं, और आपको एडवाइस दूंगा आप भी यही मान लो, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा? 2VA प्लस 2VB, कोई दिक्कत इसके अंदर? 2 किलो तो मास है, और राइट में चलता हुआ मान लिया। अरे बोलो, तो यहां से इक्वेशन क्या आई? VA प्लस VB इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? दूसरी होती है E, जो कि है 1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? क्योंकि मैं हमेशा सॉल्व करते टाइम फाइनल सिचुएशन ये मानता हूं, तो मैं हमेशा VB माइनस VA लिखता हूं। समझ पा रहे हो? अगर आप फाइनल सिचुएशन आड़ी टेढ़ी मान लोगे ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कभी VA प्लस VB आएगा, कभी VA माइनस VB आएगा। इसलिए कोलिजन के बाद में हमेशा अज्यूम करो, जो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव चूज की है, दोनों बॉल वहीं पे जा रही है, VA और VB से सेम डायरेक्शन, तो हमेशा सेपरेशन तो VB माइनस VA ही होगा। अपॉन अप्रोच, यहाँ गलती हुई होगी बच्चों से, क्या लिखी? वैल्यू बताओ ना, तुम्हें दिख रहा है अप्रोच की वैल्यू क्या लिखी? सर 30 लिखी थी, 10 माइनस ऑफ -20। मैंने वहां पे कहा था, पर मैंने लिखा, 30 हो गई। मैंने आपसे कहा था कहते इसे वेलोसिटी है पर होती है स्पीड है, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये चीज याद रखना, इनको हमेशा पॉजिटिव ही पुट करना है। समझ आया? हाँ ये स्पीड लिखनी होती है आपको। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक आध चीज तुम भी लिख लिया करो यार। चलो बढ़े आगे। अब बात आती है अप्रोच की, वो भी कुछ बच्चे गलत समझ पाते। एक बात कॉमन सेंस से सोचना जरा, ए बी की तरफ चल रहा है 10 से, बी ए की तरफ चल रहा है 20 से, इनके बीच की दूरी किस रेट से घट रही है? 30। अगर आप ऐसे नहीं सोच पाते हो, रिलेटिव मोशन तो सोच पाते हो। किसी एक को रोको, मान लो ए को रोक दिया, ए राइट में जा रहा था, उसकी स्पीड कहाँ जुड़ेगी? लेफ्ट में, तो 20 भी लेफ्ट में, 10 भी 30 हो गया। वरना लॉजिकली सोचो, वो उधर से 10 मीटर चला, ये इधर से 20 मीटर चला, तो कम हो गई, तो अप्रोच की वेलोसिटी क्या है? 30 है। समझ आया? तो दूसरी इक्वेशन बनी VB माइनस VA इज इक्वल टू 30। दोनों को ऐड करने से हमें मिलेगा 2VB इज इक्वल टू 20
और VB की वैल्यू आपको मिलेगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसे पुट करके निकालोगे सेकेंड, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि आपने जो अज्यूम किया था ए को मूव होते हुए वो उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होगा, जबकि बी का पॉजिटिव आना ये बताता है कि जो आपने, बोलो नहीं डाउट है तो बोलो, कहाँ पे दिक्कत है बोलो। अप्रोच में फॉर्मूला नहीं रटना है बेटा, आप यूए माइनस यूबी सीधे ऐसे नहीं कि 10 माइनस 20 कर दो, प्लीज ध्यान दो। मैंने वहां पे ये भी लिखा वो पॉजिटिव आना चाहिए। अप्रोच किसी एक को रोक के और दूसरे को देखो कितने से पास आ रहा है, समझ आया? वो फॉर्मूला मत रटो, आप रटो बस ई होता है सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो अप्रोच के लिए किसी एक को रोका, ए को रोका तो बी उसकी तरफ कितने से आ रहा है 20 नहीं, जिसको रोकते हैं उसकी स्पीड उल्टी करके ऐड भी तो करते हैं, तो 20 + 10 30, तो 30 अप्रोच में लिखना है और पॉजिटिव ही लिखना है हमेशा। हाँ बोलो। सर अगर हम लोग डायरेक्शन को उल्टे मान लें कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तब तो किस तरह आंसर उल्टा आ रहा है जो मैंने किया था एक्चुअली, तो 10 आ रहा है और 30 को जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं देखो इतनी मेहनत मत करो, आंसर यही आएगा। अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था तो आपका VB जो आया होता वो आ गया होता VB जो आया होता B किधर जाता होगा, राइट में आया ना, VB आपका आया होता -10 और V आया होता +20। मैग्नीट्यूड तब भी नहीं बदलता सर, उसका एक कारण है, मैं बताता हूँ। मैं जब सवाल देता हूँ तो बहुत सोच समझ के देता हूँ, जनरली नहीं, मतलब कभी कभार। आगे चल के ये प्रूव हो जाएगा कि जब दो सेम मास की ऑब्जेक्ट आपस में टकराती हैं और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। ये सब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, जो बी की वेलोसिटी थी उठा के ए पे लिख दो और जो ए की थी उठा के बी पे लिख दो। समझ पा रहे हो? तो आंसर तो वही आना है, अब आप कितना भी सॉल्व करो। और ये मेथड होता है, अगर E1 नहीं होता तो फिर ऐसे ही सॉल्व करते, ठीक है ना, वो मैं आगे चल के लिखाऊंगा। पर अभी के लिए ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। अब बात आती है 40 हो गए। डिफॉर्मेशन एनर्जी क्या लिख देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं? सबसे पहले तो निकाल लो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम स्पीड क्या होगी, तो आप लिख दोगे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए इधर कितने से जा रहा था और ये इधर, ये 2 kg और ये 2 kg है ना। तो जब डिफॉर्मेशन आ जाएगा तब मान लेते हैं ये इधर चल रहे हैं V से और मास हो जाएगा 4 kg। तो आप इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इस समय का मोमेंटम इनिशियली कितना हो गया 20 - 40 इज इक्वल टू 4 × V। तो V आपके पास कितना आ गया -5 मीटर पर सेकेंड, यानी दोनों लेफ्ट में जा रहे हैं। हालांकि हमें तो काइनेटिक एनर्जी से मतलब होता है, इससे मतलब ही नहीं होता। तो डिफॉर्मेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, सिंपली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इस समय की काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली ½ mv² प्लस ½ mv², अरे समझ रहे हो, काफी सन्नाटा सा आ गया, -½ mv²। हाँ इतना शांति होती है कि इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सर इसे ही सॉल्व करके 450 जूल्स आया था। हाँ वो तो फिर इक्वेशन उस हिसाब से बनाओ, है ना, वही मैं फिर से बोलूंगा हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, फाइनल पोजीशन हमेशा वही लेना जो मैं ले लेता हूँ, तो फायदा होगा, बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो सेपरेशन तो हमेशा VB - V है। अप्रोच में थोड़ा सोचना है, तो एक को रोको, दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में देख लो कितने से पास आ रहा है और प्लस वाली वैल्यू पुट करो, ठीक है। चलो सर इसे सॉल्व करके 450 जूल आया था। सॉल्व करके 450 आएगा ऐसा बताया जा रहा है। चलो बाकी अगली क्लास में करेंगे, ओके। ये क्या है भाई, बहुत बढ़िया।